अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से और एक दफ़ा फिर से आज मेरे साथ हैं रुमाना जी। अस्सलाम वालेकुम रुमाना, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग लेके आए हैं फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में क्या होता है? फैमिली लॉ में आ जाती है मैरिज, डिवोर्स, चिल्ड्रन कस्टडीज़, इनहेरिटेंस और डोमेस्टिक वायलेंस। ये बहुत वास्ट है। हम कोशिश करेंगे कि हम इस छोटे से टाइम में जितनी चीज़ें कवर कर सकें। इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर सेफ्टी। बिल्कुल। अगर आप कि किसी को जानते हैं जो सफ़र कर रहा है डोमेस्टिक वायलेंस या उनकी लाइफ रिस्क में है, यू फील दैट दे कुड बी बीटन अप और हर्ट और समथिंग, यू हैव टू कॉन्टेक्ट द पुलिस। अच्छा, ज़्यादातर कस्टडी किसको मिलती है? फादर और मदर? हमने यहाँ पे ऐसे केसेस भी देखे हैं नॉर्मली कि मदर इज़ नॉट केपेबल, मे बी मेंटल इश्यूज होते हैं, मेडिकल इश्यूज होते हैं, फिजिकली शी कांट लुक आफ्टर अल्कोहल, ड्रग अब्यूज। ये केसेस भी हमने ऑब्वियसली देखे हैं जो अनफॉर्चुनेट होते हैं कि द मदर इज नॉट केपेबल टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। डाइवोर्स को आप कोर्ट बैटल या मीडिएशन? मीडिएशन। सो टेक्स्ट मैसेजेस, आर दे एविडेंस और नॉट? They can be used as evidence because a lot of people use text messages as a normal mode like communication. They can be used as evidence in court. You have, like I was saying, think about yourself and get the right legal advice. That's what I would suggest. Don't listen to others. एक गलती लोग ये करते हैं when they are going through these scenarios, they listen to 10 different people, 10 different opinions. They get confused. One day they'll say something else that आज हमें ये advice मिला है, आज हम ये करते हैं. But the best thing is to follow the legal process, get legal advice, do it through the right channels rather than taking a decision on your own. अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से और एक दफ़ा फिर से आज मेरे साथ हैं रुमाना जी। अस्सलाम वालेकुम रुमाना, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग लेके आए हैं फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में क्या होता है? फैमिली लॉ में आ जाती है मैरिज, डिवोर्स, चिल्ड्रन कस्टडीज़, इनहेरिटेंस और डोमेस्टिक वायलेंस। ये बहुत वास्ट है। हम कोशिश करेंगे कि हम इस छोटे से टाइम में जितनी चीज़ें कवर कर सकें, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं, यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, सो यू कैन कमेंट अंडरनीथ द पॉडकास्ट एंड वी विल आस्क रुमाना टू कम अगेन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी। सो सबसे पहले तो ये कि रुमाना जैसे आप लोगों को पता पहले भी आ चुकी हैं और लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी सारा शरीफ के केस पे, विच वाज वेरी सेंसिटिव और लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया था। रुमाना के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि रुमाना फैमिली लॉ करती हैं। इनका अपना ऑफिस है एल्फर्ट में एंड विद द नेम ऑफ The pathway solicitors. बिल्कुल। तो आप लोग इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी मामले में, कोई भी फैमिली लॉ का मैटर हो। अच्छा, आज मेरा फैमिली लॉ को डिस्कस करने का मकसद ये था कि इसमें एक तो बहुत कुछ इंक्लूड होता है। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें मिसअंडरस्टूड भी करते हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में डिफरेंट मिसकैप्शंस बने हुए हैं कि ये ऐसे होता है तो नहीं ऐसे होता है, या अगर मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया तो पता नहीं मैं तो फंसी जाऊंगी सारी चीज़ों में। दिस सो मनी क्वेश्चंस। तो हमने सोचा कि हम आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ सारी चीज़ों पे बात करें और आपका जो एक्सपीरियंस है उससे मुस्तफ़िद हों। सो सबसे पहले रुमाना, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत सारी मिसकंसेप्शंस बनी हुई हैं? आप थोड़ा सा बताएंगी कि जो ज़्यादातर लोग आपके पास आते हैं और उनके जो, चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डोमेस्टिक वायलेंस पे, कि डोमेस्टिक वायलेंस में अब बहुत से लोगों को पता है, हम इस पे भी पहले पॉडकास्ट कर चुके हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, एक आम बंदे की ज़ुबान से कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, या किसी एक, हमने ऑर्गेनाइजेशन में लेडी काम करती थी जिनसे हमने ये पूछा था कि उनको उधर से क्या हेल्प मिल सकती है। अभी हम पूछेंगे एज अ सोलिसिटर, आप बताइए कि कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो, आप उनकी कैसे हेल्प करती हैं? Yeah, definitely. Domestic violence के जो केसेस एज अ फैमिली सोलिसिटर बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं who for applicants who have suffered domestic violence. तो first of all, जब if there's different types of domestic violence जो आप पहले भी डिस्कस कर चुकी हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि जो सफ़र कर रहा है द विक्टिम, उनको ये नहीं पता होता कि उनको किस तरह की सपोर्ट मिल रही है, which is unfortunate because while you are going through it, you are facing that difficult time. You don't know who to turn to. Yeah. You don't know that आपको there's legal advice out there, there's legal aid options, there's
refuge centers. There's women aid centers as well True. can help you. True. जो लोग होते हैं वो they feel stuck. They feel that they're in a marriage, in a relationship. They can't leave the house. And if they leave the house or take any step or actions against the person, they may become homeless or there's a lot of consequences they may face. तो उनको ये होता है कि हमें नहीं पता कि उनके पास क्या support available है. But there's lots of options. First and foremost, first important thing is their safety. बिल्कुल. अगर आप किसी को जानते हैं जो सफ़र कर रहा है डोमेस्टिक वायलेंस या उनकी लाइफ रिस्क में है, you feel that they could be beaten up or hurt or something, you have to contact the police. अब फर्ज करें मेरे सराउंडिंग में किसी पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और वो बंदी खुद स्टेप नहीं लेना चाहती, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि इसके साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं रिपोर्ट कर सकती हूँ. डेफिनेटली आप कर सकते और उस पे एक्शन होगा. उस पर एक्शन होगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है. एक्शन से पहले वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है इज इट जेन्युइन, के वो जो भी इन्वॉल्व है वो जाके उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं. तो अगर उनकी जैसे अगर एक बंदी पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उससे प्रूव करने के लिए डू शी नीड टू शो एविडेंसेस कि मेरे पे मतलब मुझे ये चोटें हैं, ये जख्म है, ये कुछ ऐसा है, और अगर ये मेंटली टॉर्चर है तो वो कैसे पता चलेगा? डेफिनेटली जो होता है मेंटल टॉर्चर जो होता है या कंट्रोलिंग बिहेवियर, कोहर्सिव एंड कंट्रोलिंग बिहेवियर भी एक डोमेस्टिक वायलेंस का टाइप है. सो अगर कोई ऐसे फेस कर रहा है, they can explain. They don't have to always give evidence. They can always give, as a witness, they can give statement कि this is what someone done to me, कि मेरे साथ ये हुआ है. किसी ने, for example, my husband or partner has access to my bank account. He's controlling my finance. That is also torture as well. कि this comes under domestic violence as well because you can't control someone's finance. बिल्कुल. तो अगर आपके पास एविडेंस है, आप दिखा सकते हैं कि उनके पार्टनर के पास उनके एक्सेस है, पैसे वो उनके अकाउंट से निकालते हैं या उनके पैसे ले लेते हैं, दैट्स आल्सो कंट्रोलिंग बिहेवियर. सो यू कैन रिपोर्ट दैट एज वेल. इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि कोई फिजिकल आपको इंजरी दिखाने, इट कुड बी देयर बिहेवियर एज वेल. बट आप कैसे असेस करते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? यू हैव टू टेक स्टेटमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स. अगर पुलिस को आप इन्फॉर्म करेंगे, पुलिस विल नॉट जज यू स्ट्रेट अवे that no, we don't believe you, like, oh yes, you are telling the truth. Police will take statements from both sides. तो फिर वो जज करते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है. Police will investigate that. अच्छा, ऐसा होता है रोमाना कि कितने % औरतें हैं जो आपके पास आके केस शुरू कराती हैं लेकिन फिर वो पिछड़ जाती हैं? Like how many, if you rate how many out of 100? Just like I would say at least 50 to 60% they do. They start the matters because they're facing all that issue. There's a lot of family pressure, I believe. And so even किसी ने start भी किया हुआ divorce, there's a lot of family pressure in between that, look, you've started the divorce, how far are you going to take this? Most of the cases there are children involved. बिल्कुल. Which is why वो stop कर जाती है कि हम इसको आगे नहीं लेंगे, हमारे बच्चे हैं. You have to think about the children and their future. So they do step back. But sometimes it helps because just start करते case, the other party knows that, look, she can take this action. And she's had enough. They do change. We have seen cases where the person does come forward, mediates. हम mediation भी कराते. So अगर कोई, they come to terms, they will negotiate कि okay, हमें आगे ऐसे बढ़ना है, and it works out, which is good. लेकिन कुछ मामलों में नहीं भी होता है ना. There was a case जो क्लिफ से उसको like पुश कर दिया था. तो मतलब दोनों चीज़ें हो सकती हैं, but you have to be very careful. अब अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो गया है और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो डिवोर्स की तरफ जाती है, ठीक है. डाइवोर्स में क्योंकि सुनने में ये आता है कि भाई बहुत लंबा प्रोसीजर है और बस आप मतलब इस्लामिक उसकी तरह नहीं है कि आपने यू सेड 3 टाइम एंड दैट्स डन एंड देन दैट्स इट, लेकिन यहाँ तो पूरा प्रोसेस होता है. सो उसके लिए इस्लामिक डाइवोर्स देना भी ज़रूरी होता है या आप लोग सिर्फ जैसे एक लीगल डाइवोर्स चलती है और जब वो एंड पे आती है तब इस्लामिक डाइवोर्स होती है? नहीं, मोस्ट केसेस में ये होता है कि उनको इस्लामिक डिवोर्स भी चाहिए होती है. जस्ट वो तो कंपल्सरी है. कंपल्सरी.
whether it's verbal or we normally advise कि आप शरिया काउंसिल को भी यहाँ पे यूके में कांटेक्ट कर सकते हैं. They can assist you, वो असिस्ट कर सकते हैं आपको इस्लामिक डिवोर्स लेने के लिए. उसमें प्रोसीजर ये है कि सिर्फ इट्स नॉट कि आप 3 दफ़ा आप तलाक बोल दें और आपको डिवोर्स हो जाए. इवन इन शरिया यहाँ पे क्या करते हैं वो काउंसिल दूसरी पार्टी को कांटेक्ट भी करते हैं. आपके स्टेटमेंट्स भी लेंगे. They will inform the other party whether it's a man applying or the female applying. So दोनों की स्टेटमेंट सुनी जाती है, दोनों को नोटिफाई किया जाता है. They give each other time to come forward if you have any questions or anything that you want to resolve. शरिया काउंसिल ये भी हेल्प करती है यहाँ पे. अच्छा. Which is a good concept because it's not I believe कि पाकिस्तान में आप कंपेयर करें, इन पाकिस्तान आप वर्बली भी बोल दें and that's it, is finished. इसमें यह है कि आपको पार्टी को दोनों पार्टीज को चांस मिल रहा है, बात करें, आप एक्सप्लेन करें किसने क्या किया है. लेकिन बोलने से तो तलाक हो जाती है ना. हो जाती. वो तो होती है. वो तो है कि अगर तुमने अपने मुंह से तलाक, मर्द के लिए कि तुमने अपने मुंह से तलाक बोला और तुम्हारे अपने कान ने सुना है, चाहे उस तक नहीं भी पहुंची, तुम्हारे अपने कान ने सुना है कि तुमने तलाक दी है, सो इट्स डन. यस. सो अगर कोई एक दफा में 3 दफा कह देता है, so is it count 1 or it count like all 3? It counts all 3 because someone अगर कोई 3 दफा बोल देता है ना, can you, so yeah, it counts as an Islamic, as a like Islamic divorce हो जाती है. जी हो जाती है. ऐसी सिचुएशन में हम फिर भी एडवाइस करते द इंग्लिश जो लीगल डिवोर्स है यहाँ पे इंग्लिश सिस्टम में, अगर आपने स्पेशली रजिस्ट्रेशन की हो या वो तो आपने then it's a must. We always advise that you should do that. अगर फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, जॉइंट एसेट्स हैं, आपके बच्चे हैं यहाँ पे, या कोई भी आपको कौन से कोई और केस करना हो, then you have to do it. आपका इमिग्रेशन स्टेटस भी अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट है आप, and फिर भी आपको करनी चाहिए. डिवोर्स इज जस्ट नॉट इनफ. अच्छा देखिए, जैसे बैक होम में तो ये होता है ना कि डिवोर्स होगी तो वो बंदा आपके लिए नामहरम हो गया, लाइक आप उससे 10 कदम दूर ही रहते हो. लेकिन यहाँ पे फिर को पेरेंटिंग आ जाती है, आपने बच्चों को लुक आफ्टर करना है. ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो माँ के पास होते हैं और बच्चों को बाप से भी मिलना होता है, और माँ ने बच्चों को बाप के पास लेके भी जाना होता है, या बाप आता है मिलने के लिए. सो हाउ इट वर्क देन, लाइक क्योंकि कोई भी डिवोर्स अंडरस्टैंडिंग से तो होती नहीं है. इट गेट नास्टी एंड देन इट गॉट डाइवोर्स. तो जब वो को पेरेंटिंग करते हैं, हाउ इट वर्क, लाइक मुझे कभी ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया. There's different scenarios, there's different situations, there's people who behave different. लोग कुछ couples होंगे, they will be mutually understanding, बहुत neatly सब कुछ arrange करेंगे कि look, you could pick up the children from my sister's house or this time, or arrange करेंगे. इस तरह वो communicate करेंगे. And some will be like, we don't even want you to come near our street. Restraining. अच्छा, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी एक चीज़ होती है. हाँ, नॉन मॉलेस्टेशन ऑर्डर्स होते हैं कि हम चाहते ही नहीं है कि आप हमारे घर के 100 मीटर्स पास भी आए. सो ये भी एक ऑर्डर्स होते हैं, यहाँ पे आप ले सकते हैं अगर इफ़ यू आर फेसिंग हरासमेंट ऑफ कोर्स. तो इसमें ये कहता है यहाँ पे एक फैसिलिटीज़ है, चाइल्ड कॉन्टैक्ट सेंटर जो आप यूज़ कर सकते हैं. अच्छा. द वेरी कन्वीनियंट, वेरी सेफ, एंड एवरी लोकल अथॉरिटी में होता है ये सेंटर होता है. उनको कांटेक्ट करके उनके साथ लाइक अरेंज कर सकते हैं कि आप बच्चों को वहाँ पे ड्रॉप करेंगे एंड दे विल टेक ओवर, एंड देन जो फादर या जो दूसरा पेरेंट मिलना चाहता है वो उस सेंटर में आके बच्चों को मिल सकता है. अच्छा, आपका आपस में कोई कांटेक्ट होगा ही नहीं, आपको ज़रूरी नहीं है. आप फिर इस तरह से, क्योंकि देखें ना, आपने जिस किसी के साथ टाइम गुजारा होता है, लाइक आपने अगर उसके साथ 5 साल गुजारे, 10 साल गुजारे, चाहे वो टॉक्सिक भी हैं, आपके बच्चे हुए हैं, आपकी एक अफिलिएशन रही है. अगर जब आपकी डिवोर्स हो जाती है, आपका रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. लेकिन जब आप बाद में इवन को पेरेंटिंग कर रहे हैं, बच्चों को मिल रहे हैं, सो लाइक एक आप अफेक्शन तो होती है ना. होती है, लेकिन मैंने नॉर्मली देखा है देयर इज नो रियली अफेक्शन बिटवीन द पेरेंट्स, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट. यूजुअली यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है कि अगर बच्चे मिल भी रहे हैं, दे विल मेक इश्यूज. दे विल से लुक, फादर बच्चे को लेके गया था, उसने कुछ और खिला दिया हमको. दे विल कंप्लेन टू द कोर्ट्स, द चिल्ड्रन आर अनवेल सिंस, और द चाइल्ड इज नॉट हैप्पी टुडे, ही डजंट वांट टू गो स्विमिंग. इस तरह की चीजें मतलब वो ज्यादा वो नास्ती ही होता है. लाइक अच्छा उसमें, अच्छा मैं अच्छे तरीके से सोच रही थी, लेकिन अच्छे तरीके से होता नहीं है. अच्छे तरीके से भी होते हैं. अच्छा, आपने देखे हैं, which is really convenient. अच्छा होता है कि आप
नाइसली आप अरेंज करें। यहाँ की जो लीगल सिस्टम कोर्ट्स हैं यहाँ पे वो इंकरेज करते हैं पेरेंट्स को टू वर्क टुगेदर फॉर द फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चाइल्ड की जो नीड्स हैं वो देखे जाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर कस्टडी किसको मिलती है, फादर और मदर? ये एक मिथ है, लोग समझते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मदर को ही मिलती है, बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट 100% ट्रू। इसमें यह है कि डिपेंड्स के हु इज़ मोर केपेबल, डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। हमने यहाँ पे ऐसे केसेस भी देखे हैं नॉर्मली कि मदर इज़ नॉट केपेबल, मे बी मेंटल इश्यूज होते हैं, मेडिकल इश्यूज होते हैं, फिजिकली शी कांट लुक आफ्टर, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज, ये केसेस भी हमने ऑब्वियसली देखे हैं जो अनफॉर्चुनेट होते हैं कि द मदर इज़ नॉट केपेबल टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। In scenarios में definitely the father takes over and he has to. Courts order करते हैं कि father has to look after the children while the mother goes into rehab or what she needs to do. So it's not always the case कि हमेशा mother को ही मिलते. But yes, in general, when the mother is capable to look after the children, especially at young age, under 10 they normally say, a child under 10 is better to stay with the mother. बच्चों से पूछा जाता है? डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है यहाँ से। यहाँ पे यहाँ के जो कोर्ट सिस्टम में बच्चे वहाँ पे अलाउड है ही नहीं। यू कांट एक्चुअली टेक द चिल्ड्रन विद यू इवन टू अ कोर्ट हियरिंग, यू हैव टू अरेंज अ चाइल्ड केयर और समवन आउटसाइड। यहाँ पे बच्चों से कभी नहीं पूछते अनलेस नॉर्मली अप टू टीनेज इयर्स चिल्ड्रन एक्चुअली स्टार्ट स्पीकिंग एंड डिसाइड फॉर देयरसेल्फ। तो अब उस एज में, टीनेज एज में, आप बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन अंडर लाइक 11, 10 बच्चे जो होते हैं वो द पेरेंट्स विल डिसाइड और द कोर्ट्स विल डिसाइड। अच्छा, यहाँ पे एक मेरे माइंड में क्वेश्चन आया जो कि इससे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है। जैसे पेरेंट्स सम टाइम बच्चों को घर पे छोड़ जाते हैं, लाइक इफ दे आर गोइंग टू सर्जरी और लाइक हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट, उनको लगता है बच्चे बिग एनफ हैं, हम इनको घर अकेला छोड़ सकते हैं। वो राइट एज क्या है जिसमें हम बच्चों को घर ऑन देयर ओन छोड़ सकते हैं? There's no such law. There's no such law to say कि आप इस एज पे छोड़ सकते हैं, because every child is different and every situation may be different as well. कि आप अगर कोई टीनेजर चाइल्ड है, आप उसको बोले कि आप you staying home for 2 hours, for example, I'm going somewhere, आप घर में दो घंटे के लिए वो अकेले रहेंगे, that child may get bored or do something, or they might invite friends around, कोई door पे भी आ सकता है, you never know what the situation will be. So there's no law against that, but it's your responsibility. So any child under this age of 16 is... अच्छा, 16 से नीचे responsibility आपकी होती है। क्योंकि एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि आई वाज इन ऑफिस, सम क्लाइंट केम टू मीट मी एंड फ़ोन आ गया उनको चाइल्ड केयर से, व्हाई योर चाइल्ड इज़ अलोन एट होम, और उसने कहा कि मैं एक मीटिंग के लिए आई हूँ जस्ट फॉर 10 मिनट्स। अब आई डोंट नो किसने कंप्लेन की, शायद उनका पहले से कुछ चल रहा होगा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम या वो, लेकिन उनको फ़ौरन पता चल गया कि उनके पेरेंट्स घर पे नहीं हैं। तो ये डिसाइड करना, आई थिंक पेरेंट्स कैन डिसाइड कि ये मेरा बच्चा is okay, is mature enough to stay home or not. They can decide that, but you never know what can happen. Even अगर आपका बच्चा mature भी है, anybody can come at the door, any situation can happen. कोई burglary हो जाए, कुछ ऐसा, घर में आग लग जाए, कुछ अपने काने लगाए, कुछ हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए कि जिससे फिर बाद में आप रिग्रेट करते रहो। Actually, वो आपके ऊपर आ जाएगा कि मैंने ये क्या किया। So it's better not to leave them alone. जो रिलीजियस इसको लेके चीज़ें होती हैं हमारे डावोर्स को लेके, उसको मिसयूज किया जाता है। Yes, to some extent, they do. कैसे? They do misuse that. जो Islamic concept होता है divorce का, they try and apply that to the English system, to the legal system here. उसमें वो apply करते हैं. For example, अगर financial order कोई settlement कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ, they will raise laws from Pakistan or India or Bangladesh, वहाँ के laws यहाँ पे apply करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, वहाँ के Islamically I don't have to give you anything, हाँ, हक महर मैंने नहीं देना, ये वो, so they will try to apply those things, which is quite unfair. Good thing is यहाँ के legal system, court system जो है वो accept नहीं करता. If you are having a divorce in the UK, you are following the UK jurisdiction. आप इस jurisdiction में यहाँ पर UK में रहते हैं,
जी। उसी हिसाब से उसी से। अच्छा, अगर किसी ने यहाँ पे अपनी शादी रजिस्टर नहीं करवाई हम्म। और वो पाकिस्तान से यहाँ पे शादी करके आए हैं, हम्म, तो अगर खुदा ना खास्ता डाइवोर्स होती है, तो जो उसके लीगल राइट होंगे, लाइक इन प्रॉपर्टी, वो उसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? वो मिलेंगे, स्पेशली अगर वहाँ से आपने कहा कि पाकिस्तान करके यहाँ पे आए हैं, तो मोस्ट लाइकली उनके स्पाउस ने स्पॉन्सर किया, हाँ जी। तो उस सिचुएशन में दे हैव द सेम राइट्स एज समवन हु हैज देयर मैरिज रजिस्टर्ड, ओके। बिकॉज उनको यहाँ पे स्पॉन्सर किया गया था। यूके गवर्नमेंट, उनको पता है कि ये लीगली मैरिड है। और जिनकी यहाँ पे शादी हुई है, दोनों यहाँ के बॉर्न हैं या ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं या जो भी हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जस्ट एक निकाह किया है, लाइक विद ऑल द फैमिली एंड ऑल द फंक्शन एंड एवरीथिंग, हाँ, लेकिन उन्होंने शादी रजिस्टर नहीं करवाई, तो उस सिचुएशन में फैमिली लॉ, जो मैट्रिमोनियल लॉ होता है, वो अप्लाई नहीं करता। अच्छा, वो नहीं अप्लाई करता। एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट। उसमें क्या आ जाता है, फाइनेंशियल, अगर आप इफ यू गोइंग थ्रू समथिंग फाइनेंशियली, उसमें व्हाट वी कॉल टोलाटा, TOLA केसेस उसमें आ जाते हैं, वो सिविल मैटर्स में आ जाते हैं। तो आप अगर कोई क्लेम करना भी चाहते हैं, वो सिविल में आए, नो अंडर फैमिली लॉ नहीं आए, रजिस्टर्ड योर मैरिज इन UK, which is why we advise that it's important ये इम्पोर्टेंट है, शादी register your marriage. होनी चाहिए। अच्छा, रजिस्टर होनी चाहिए। अच्छा, अगर डाइवोर्स होती है, इन एनी केस ऑफ डाइवोर्स, तो सिर्फ हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से आपको कुछ मिलता है या वाइफ की प्रॉपर्टी में से भी हस्बैंड को मिलता है? दोनों से मिलता है। दोनों से। तो दोनों का जो भी है वो किस परसेंटेज से होता है? अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट है जो लोग समझते हैं कि you always get half, or the wife gets more, or the husband gets more, but it's not like that. It's per case, क्योंकि आपकी सिचुएशन देखी जाती है। एंड ये भी लोग समझते हैं कि कोर्ट में जब हम अप्लाई करते हैं तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि no, the wife should get this percentage, the husband should get this. It's not generally like that. अच्छा, फाइनेंशियल रेमेडी एक एप्लीकेशन जो है, it's not straightforward. First of all, इसमें there's a lot of directions कोर्ट से लेनी होती हैं। आपको कोर्ट जो है वो बहुत सारी चीज़ें मांगता भी है कि दोनों साइड्स को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन दिखानी होती है, स्पेशली फॉर द लास्ट 12 months. तो अगर आप कोई you've applied for divorce, आपने फाइनेंशियल ऑर्डर अप्लाई किया है, the courts would direct each party to declare what they have. You have to put everything. It's called a matrimonial, a marriage pot. कि आपके पास जो कुछ है आप डिक्लेयर करें। लेकिन अगर फर्ज करें जिस किसी को पता लग रहा है कि मेरी डाइवोर्स हो रही है और वो कहते हैं मैं बस अपनी प्रॉपर्टियां बेच दूं फटाफट और मैं पैसे इधर उधर कर दूं, ये चीजें भी बहुत होती हैं जी। सो अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया हो तो वो एड ऑन होगा कि नहीं? वो एड ऑन होगा। Actually, आप उस पे भी क्लेम कर सकते हैं। You could say, look, we started the divorce and 2 months later, while the divorce was pending, he sold his properties. You can raise that. Obviously इसको कर सकते हैं because the courts will ask for last 12 months. लास्ट 12 months। लास्ट 12 months में आपके पास जो भी आपके अकाउंट में पैसे आपने ट्रांसफर भी किए हैं किसी को एज अ गिफ्ट हो, इवन वो रेज कर सकते हैं। अच्छा, अगर हस्बैंड वाइफ ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसमें हस्बैंड ने पैसे उसको एज अ गिफ्ट दिए हों, लाइक कि चलो ये प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी, जब अच्छे हालात होते हैं आपके, तो एक प्रॉपर्टी मैंने खरीदी, अब एक प्रॉपर्टी तुम खरीद लो विद टैक्स पर्पसेस, तो इसमें मैं तुम्हें पैसे गिफ्ट कर देता हूँ, तो लेकिन खरीदने के बाद तो वो वाइफ की हो जाती है। तो अब जब आप डाइवोर्स में जाते हैं तो क्या वो ये पॉइंट रेज कर सकते हैं कि उस वक्त तो ये पैसे मैंने इसको गिफ्ट किए थे? You can do. अच्छा, If it's a gift, it's always good to have it in writing. गिफ्ट भी है, ये तो अकाउंट से जा रहा होगा तो वो तो प्रूफ तो होगा ना कि ये अकाउंट से जा भी रहा है। दूसरी पार्टी बोल सकती है कि मैंने बोरो किए थे या मेरे पैसे दे मुझे वापस किए थे, so इस तरह भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप गिफ्ट कर रहे हैं then you have to डिक्लेयर इट्स अ गिफ्ट। अच्छा, अगर जैसे एक जो हस्बैंड है उसकी डैड की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है, तो वो भी वाइफ क्लेम कर सकती है? टेक्निकली यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो जो आपका है, जो क्योंकि डैड में से भी तो उसको इनहेरिटेंस मिलनी है, लेकिन अभी मिली नहीं। हाँ, तो आप वही क्लेम कर सकते हैं जो हस्बैंड के पास उस टाइम। हाँ, और अगर हस्बैंड की कोई ओवरसीज प्रॉपर्टीज हों उसमें भी वो क्लेम कर सकते? वो क्लेम कर सकते हैं। यू कैन, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं है, ओवरसीज है, आप एविडेंस दे सकते हैं। और अच्छा, और ये अभी मैंने आपसे पहले ये पूछा था, हम फिर दूसरी बातों में निकल गए कि कितना मिलता है
हाँ वही मैं कहती हूँ। सो मैरिज जी कोर्ट एक होता है जिसे कोर्ट कहती है, द मैरिज कोर्ट। आप उसमें दोनों के पास, फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है, उसी में आप दोनों रह रहे थे, आप सेपरेट हो गए, देन वो प्रॉपर्टी जॉइंट नाम पे थी। द कोर्ट उस टाइम ये कह सकती है कि आप 50-50 डिवाइड करें। हाउएवर मे बी इसमें बच्चे हों तो मे बी जो मदर है वो बोले कि मुझे तो आई नीड अ हाउस, आई नीड अ स्पेस टू कीप द चिल्ड्रन। या तो उसमें ये कैसे इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर सिनेरियो कि आपकी सिचुएशन क्या होती है। देयर इज नो फिक्स एंड हार्ड रूल्स के इस तरह डिवीजन होगी। तो अगर 2 या 3 बच्चे हों तो वो बच्चों का हिस्सा भी तो होता है ना, उसके बाद फिर बीवी को जाता है ना। डिवोर्स मैट्रिमोनी में बच्चों का हिस्सा उस टाइम नहीं देखा जाता। अच्छा कहते हैं कि इस जो कुछ भी है सो फ्यूचर में हस्बैंड एंड वाइफ के पास जो भी है उन्होंने उसमें से बच्चों को जो भी देना वो फ्यूचर में होगा। तो अच्छा जितना अगर फर्ज करें 50-50 जाता है तो जो वाइफ का होगा वो भी 50-50 जाएगा। जी तो ये सिर्फ नहीं है जो कहती है ना, औरतें ऑल द टाइम कहती हैं अगर कुछ किया तो तुम्हारे आधे पैसे ले ली तो जो बीवी का होगा वो भी जाएगा। जी अगर बिजनेसेस होंगे तो वो भी होंगे। भी डिवाइड आप कर सकते हैं, उसमें भी आप क्लेम कर सकते हैं। पेंशन्स जो होती हैं, प्राइवेट पेंशन्स जो पे की होती हैं फॉर मेनी इयर्स, उस पर भी आप क्लेम कर सकते हैं, उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। पेंशन का ये होता है कि इफ़ यू सेपरेट एट अ लेटर एज देन वही पेंशन यूज़ करते हैं आप टू गिव ऑफ लेटर ऑन, तो वो सपोर्ट मिलती है दोनों को। अच्छा मुझे पिछले दिनों किसी का फ़ोन आया, वो पाकिस्तान में थे लेकिन उनकी सिस्टर यहाँ रहती थी। तो सिस्टर वाज मम और बेटे ने कोई प्रॉपर्टी ख़रीद के रेनोवेट करनी थी तो मम ने उसको पैसे दिए थे बट गिफ्ट लेटर नहीं था। उसने कहा माँ मुझे थोड़े पैसे दे दो। इट वाज अराउंड 40-50,000 पाउंड। तो मम ने उसको पैसे दिए थे और वो घर रेनोवेट कर रहा था। अचानक उस लड़के की डेथ हो गई। अब वो पैसे मम के थे लेकिन उसकी वाइफ और बच्चा भी है। बट अब वो मम परेशान थी कि व्हाट आई एम गोना डू, बिकॉज जाहिर है माँ वो तो बूढ़ी है, उनके पास तो उनकी पता नहीं कितनी जमा पूंजी होगी। उनको ये होगा कि चलो बेटा जब करेगा तो ही विल गिव मी बैक, और सो वो परेशान थे कि हम अब वो कैसे क्लेम करें। कभी आप तो किसी सोलिसिटर से बात करनी पड़ेगी, मैं तो आपको कोई मशवरा नहीं दे सकती, मैं तो सोलिसिटर नहीं हूँ। लेकिन इसी सूरत में क्या होता है? यू कैन मेक अ क्लेम फर्स्ट। तो हम ये एडवाइस करेंगे कि आप डायरेक्टली उनसे अप्रोच करें, डायरेक्टली उनको बोले कि लुक दिस, उनको पता होगा कि ये एक अरेंजमेंट थी कि उनका ऑलरेडी केस चल रहा था डिवोर्स का। ओके देन शी हैज टू देन अच्छा पहले से डिवोर्स चल रहा है एंड फाइनेंशियल क्लेम अगर चल रहा हो, जो मदर इन लॉ है वो शी कैन बिकम अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स। तो वो अपने आप को पार्टी बना सकती है कि जो हस्बैंड था उसकी तो डेथ हो गई, बट एज द मदर इन लॉ शी वांट्स टू क्लेम हर शेयर। If she's got the evidence कि बैंक ट्रांसफर किए थे पैसे उनके ही हैं, then she should be able to succeed, but she has to claim, she has to make an application to become a party. पहले वो पार्टी बनेंगी to the claim. अच्छा अक्सर हमने ये देखा कि मर्द ही रो रहे होते हैं कि वो गई, डिवोर्स हुई और ले गई मेरा सब कुछ, अब मैं क्या करूँ ना, मतलब अब मैं क्या करूँ। तो ज़्यादा वही बेचारे रो रहे होते हैं। ठीक है मम्स भी होती हैं कि भाई लाइक मैं बच्चों को लुक आफ्टर कर रही हूँ या कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं, बट ये इन चीज़ों को समझना भी। अच्छा इनहेरिटेंस जो है वो क्या है, मतलब सबसे पहले आप बताइए इनहेरिटेंस क्या है? Inheritance is a large area. Obviously यहाँ पे अगर यूके की बात करें, इनहेरिटेंस यहाँ पे ये होता है कि आप के पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी है, आपके पेरेंट्स की कोई प्रॉपर्टी एसेट्स हो, दे पास इट ऑन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप विल बनाएं। ये बहुत ज़रूरी है। You don't have to wait till a later age. Even when you buy a property at a young age, it's always good to have a will कि आप लिख के दे कि आप किसके नाम करना चाहते हैं, because वो otherwise वो inheritance में चला जाता है। अच्छा लेकिन मैंने ये सुना है कि अगर आपने विल लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है, इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो लगेगा ही लगेगा। नॉर्मली वो लगता है, लेकिन आप वो आपको एक ट्रस्ट बनाना होता है। So, अगर आप अपनी वाइफ या हस्बैंड के नाम कर रहे हैं और बच्चों के नाम, वो ट्रस्ट पे आप लिखेंगे। अच्छा में एक प्रोसीजर होता है कि आप टैक्स सेव कर सकते हैं। अच्छा। जो टैक्स लॉ में आ जाता है, फॉर दैट डेफिनेटली आपको एडवाइस देनी चाहिए कि आप लिखने से पहले प्रॉपर्टी की वैल्यूज ये सब आपको करानी चाहिए, एंड देन आप ट्रस्ट डीड बनाए। जो ट्रस्ट डीड होती है वो बस एक डीड होती है जो आप बना के रख लेते हो। यू डोंट नीड टू form anything for that. No, you just have to create a trust deed and have that with you as part of along with your will as well. Okay. will में कुछ लिख रहे हैं। अच्छा तो फिर उसमें अगर फर्ज करें हम इनहेरिटेंस टैक्स वैसे 40% है,
तो अगर हमने वो ट्रस्ट डीड बनाई होगी तो फिर हमारा टैक्स कितना होगा? It depends के आप किस at which stage and at what value are you, if you're selling the property or the value of the property at that time, उसमें होगा फिर रफली around 20%. अच्छा, तो मतलब होगा तो जरूर, होगा, लेकिन but it'll be limited because it's done through a trust already. अच्छा, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग इनहेरिटेंस को भी लेके होते हैं ना कि हमने बना तो लिया अब इतना कुछ और अब ये हमारे बच्चों का है और हमने मेहनत इतनी की है, सारी उम्र हमने टैक्स भी दिया है, अब अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे बच्चों को जाए। बच्चों को हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चों को जाए ना। definitely. हाँ, आई थिंक हम लोगों ने नॉट वेरी थॉरली लेकिन हमने सर्व किया है ऑलमोस्ट, वी टच्ड एवरीथिंग। बट मेरे पास ना आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सा एक रैपिड फायर भी है। डाइवोर्स को आप कोर्ट बैटल या मेडिएशन? Mediation. दैट्स मच बेटर। It works sometimes. अच्छा, मोस्ट मिसअंडरस्टूड पार्ट ऑफ द फैमिली लॉ? Most misunderstood in this country especially is they think that इसमें win-win या आप win करते हैं या आप lose करते हैं, but that's not the case. Every case is different and no one's a winner, no one's a loser. You both are separating, you know, so they just think it's like अगर आप कोर्ट में गए आपने win किया केस, there's no winner or loser. ठीक है। सो प्रीनैप होना चाहिए रोमांटिक और प्रैक्टिकल? Should be practical. Should be If you're practical. paying for a prenup, Who keep the dog in the breakup? who can look after it better? Who can look after? अच्छा, biggest myth about the custody battles? Custody, the biggest myth that people have is a mother always has the child. That's not always true. That's not always applied. Yeah, that doesn't always apply. It could be she's not capable to look after the children. So it depends on the scenario. बिल्कुल. So one law you wish people understood better? I think there's a lot of domestic violence. Domestic violence, na? That is A lot of areas, but I think mainly domestic violence. If people understood the concept of it, and because they could be suffering it and they don't know, they don't. or they don't know what to do or how to reach out for help. So text messages, are they evidence or not? They can be used as evidence because a lot of people use text messages as a normal mode like communication. They can be used as evidence in court. Fastest divorce you have ever seen? We've seen straightforward ones. With the system, you can also do a mutual divorce. So you both will sign, both will consent. Rather than one being applicant, you both are applicants. They're very quick. You can do it online as well. You can do that. Yeah, so you don't need to. You don't need. There's a 20-week waiting period, but there's no. It's not contested. You both are applying together. Most common reason for couple split? आपके So I think circumstances change, personalities change over time. I believe, or when they have financial burdens extramarital affairs as well. क्योंकि हम देखते हैं कि जब मर्द थोड़ा सा स्टेबल होता है ना, जैसे वो थोड़े से अच्छे उसके दिन आते हैं तो उसका दिमाग भी फिर जाता है. Like he start thinking now I can afford another one as well, because उनके सामने एक afford का मैटर आ जाता है कि मैं afford कर सकता हूँ. So luxury comes with the hassle. System as well, yeah. God, Definitely. the harder to split, assets or parenting time? Assets. Parenting time तो Parenting time falls into place after a few months, a few years, or with through court mediation. But it's the assets that people don't let go of. What surprises people most during divorce? What surprises people? Yeah. The sort of allegations they come up with. है ना, क्योंकि आपको पता नहीं होता अगला क्या कहने वाला है. Yeah, it's mainly lies, and you could tell by the other party, so that they just come as surprises. That अच्छा, मैंने एक सुना था कि किसी ने केस करते हुए ये कहा कि मुझे पाकिस्तान से ब्याह के लाए हैं एंड ही गिव मी अ मेंटल डिप्रेशन कि आई कांट स्पीक इंग्लिश. wow. Wow. ये मैं डिप्रेस होके फिर मैं पैरासीटामोल लेती हूँ. Oh, okay. Wow. मैं सोचती हूँ अच्छा, कैन एक्सेस बी गुड पेरेंट्स जो एक्स होते हैं, लाइक They can, and I think when you have become an ex and when you have separated,
they try more harder to be good parents. To show them that I am the best one. Yes, to बच्चों को दिखाने के लिए, कोच को दिखाने के लिए, अब you will be try to be the best father and the best mother. What is the first thing someone should do after separating? Depends on what, like, if you're separated, you should think about separating your assets, finance. You should think about applying legally for divorce, having everything on paper. And if you have children, then you should think about their future, responsibility, child responsibility, financially, who's going to support the children. Yeah. So there's a lot. ये सबसे पहले ये चीजें दें. Kids in court, yes or no? No. उनके दिमाग पे जो वो स्कार होते हैं ना, that's gonna be for a life. Yes. यहाँ पे, like I was saying, the children are not allowed to go to court. Yeah. होना ही नहीं चाहिए. Yeah. And वैसे ही जब कोई केस कोर्ट में चल रहा हो for the children, बच्चों से questions करें, they get upset. It affects them. Yeah. It affects their well-being. How often do people lie in family court? As a solicitor, I can't obviously, but you know they are. There's I think judge को भी पता होता है. judge को भी पता. जज को भी पता होता है कि क्या चल रहा है. There's always some sort of. हाँ. Yes. So best advice in one word: divorce. With divorce, think about yourself Okay. for divorce. Think about yourself. What you Yourself first, है ना? put yourself. Because हमारे एशियन जो होते हैं वो सबसे पहले बच्चों के बारे में सोचती हैं कि मैंने डाइवोर्स ली तो मेरे बच्चों का क्या होगा. आई थिंक पाकिस्तान में ऐसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है जो कि उनको सपोर्ट कर सके. जैसे काउंसिल यहाँ पे सपोर्ट करती है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ पे ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर जबर बर्दाश्त करती रहती हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा. कल को मेरे बच्चे बड़े हुए तो लोग कहेंगे तुम्हारी माँ ने तलाक ले. तो वो बहुत ज़्यादा सोचती हैं. बट यहाँ पे बिकॉज सपोर्ट सिस्टम इज़ रियली गुड. दे नो इफ़ वी आर आउट ऑफ द हाउस हमारी लुक आफ्टर भी हो जाएगी, हमें घर भी मिल जाएगा, हमारे बच्चे भी लुक आफ्टर हो जाएंगे. बिकॉज medical is free, schooling is free. So they know, like, you know, we'll get the support from the counselor. They can Yeah. support. Yeah. That's always there. So it's always good to think, you know, about yourself. Yes, you think about the children, but the children will still see the father. Yes. Even if you separate, the father's still there in their lives. They don't take that away. They encourage fathers to see. Yeah. और अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशन में रहेंगी, आपकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा अफेक्ट होगी कि यू विल बी अ बेटर पर्सन. And that will affect the children more. डेफिनेटली वो बच्चों को बहुत अफेक्ट करेगा. तो इसलिए अपने बारे में सोचें. आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है. देन यू कैन लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन. सो कोई एक मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें? You have, like I was saying, think about yourself and get the right legal advice. That's what I would suggest. Don't listen to others. एक गलती लोग ये करते हैं when they are going through these scenarios. They listen to 10 different people, 10 different opinions. They get confused. One day they'll say something else that आज हमें ये advice मिला, आज हम ये करते हैं. But the best thing is to follow the legal process, get legal advice, do it through the right channels rather than taking a decision on your own. इसी के साथ मैं भी सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इस तरह की किसी भी बैटल से गुजर रहे हैं, रादर वो कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस है, या आप सेपरेट हो रहे हैं, या बच्चों की कस्टडी है, या इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आप खुद भी थोड़ी सी ज़रूर अवेयरनेस लें. सब सोलिसिटर्स आपको बहुत अच्छा मशवरा देंगे. गो टू देम. बट उसके साथ साथ कुछ अपने आप को भी थोड़ा सा एजुकेट करें ताकि आपको भी थोड़ा सा पता हो. देन यू कैन गो टू द राइट सोलिसिटर. आप राइट सोलिसिटर के पास जा सकें और आपको खुद भी पता हो कि सोलिसिटर जो आपके लिए कर रहे हैं, आप उससे एक अवेयर रहें कि क्या हो रहा है. बिकॉज व्हेन यू गो टू द कोर्ट देन यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी एंड व्हाट आई नीड टू डू, और मेरे राइट्स क्या हैं, मेरे इसका. और जैसे कि रुमाना ने कहा कि अपने बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि आप अगर सेहतमंद होंगे, आपके अपना मेंटल और फिज़िकल हेल्थ अच्छी होगी, तो आप बच्चों को लुक आफ्टर कर सकते हैं. टॉक्सिक रिलेशन है तो उससे ज़रूर बाहर आएँ, उसको बर्दाश्त मत करते रहें. आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला. आपने उसको, बच्चे बड़े होंगे, शादी हो जाएगी, दे विल बी बिजी इन देयर ओन लाइफ, एंड आप एक बहुत ही बिटर और हार्ड पर्सन बन चुके होंगे तब तक. मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं
कि जो 70 साल की उम्र में जाके डाइवोर्स ले रहे हैं. लाइक वी सॉ दैट पीपल एंड वी सेड वाओ, लाइक कि उसने इतने साल बर्दाश्त किया. They realize after that, at that age, they realize that no, नहीं, बस बहुत हो गया. इट्स एनफ नाउ, इट्स एनफ नाउ. तो आप लोग भी अगर कुछ और क्वेश्चन भी रुमाना से पूछना चाहते हैं, आई विल मेंशन हर डिटेल्स लाइक ईमेल एड्रेस और इंस्टाग्राम अकाउंट. यू गाइस कैन गेट इन्फॉर्मेशन, और आप हमारा जो पॉडकास्ट है इसके नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं. हम लोग बहुत मुश्किल से और बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए सब्जेक्ट्स लेके आते हैं, आप लोगों के लिए गेस्ट लेके आते हैं. तो अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें. और रुमाना, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से. तो when my team again, hopefully we'll come again with another topic. इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम. और इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी. अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़.